चाहिए और अगर किसी को बाद में कोई भी क्वेश्चन मेरे मतलब कोई यू आर वेल मोस्ट वेलकम टू आस्क इसमें क्योंकि हमारे सारे ही एक्सपीरियंस है अगर आप दोनों उधर आ जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और यार कंफर्टेबल दे तो बिकॉज में बड़ी एक एक्सपीरियंस किस्म की ऑडियंस है हमारे साथ सो लेट्स मेक इट लिटिल बिट इंटरैक्टिव मेरा ख्याल ये है कि सिखाना तो आप लोगों को क्या है एक दूसरे से सीखते हैं बिकॉज यू नो यू आर हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस आज हमारा जो टॉपिक है वो जैसे आप सबको पता है कि बेसिकली हम मेंटल हेल्थ पे कुछ डिस्कस करेंगे और हमारी इमोशनल वेलबींग और जो पर्सपेक्टिव होगा हमारा वो वर्क पर्सपेक्टिव होगा ना कि काम में एंड ऑल दैट क्योंकि देखें ये जो काम है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्वियसली एक तो हमारा घर वगैरह यू नो अपने जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा जो काम की इंपॉर्टेंस है ये सारी दुनिया में एक रिसर्च जो है वो हमें बताती है कि अगर आपकी किसी भी शख्स की काम की क्वालिटी जो है वो बेहतर है सिर्फ काम की हम बात कर रहे हैं सेहत की भी बात नहीं कर रहे जस्ट वन वर्ड वर्क तो अगर तो हमारी वर्क की क्वालिटी बेहतर है और हम अपने काम को ठीक तरह से कर रहे हैं उसमें हमें सेटिस्फैक्शन है तो सिर्फ ये एक चीज बाकी हेल्थ की कोई बात नहीं कर रहा किसी को इवन के खुदा ना खास्ता कोई क्रॉनिक इलनेस भी है कोई मसला भी है वो अलग चीज है सिर्फ काम की जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारी लाइफ की लॉन्गिविटी का यानी कि लंबी उम्र का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि सारी दुनिया में यही रिसर्च का नतीजा निकलता है कि अगर हम अपनी वर्क प्लेस पे अपने काम से सेटिस्फाइड हैं तो एक तो लंबी उम्र का प्रेडिक्टर है ये क्योंकि ऑब्वियसली बीमार कम होंगे उसके अलावा स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन में चीजें जो है वो कम होंगी हमें रिलेशनशिप हमारे अच्छे रहेंगे सेहत अच्छी रहेगी तो ये सारी की सारी चीजें काम के हवाले से बड़ी रेलिवेंट है तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में हमारे काम की बाकी एनीवन वांट्स टू इट्स जस्ट अ ब्रेनस्टॉर्मिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू WHO की डेफिनेशन वो मैं लिख के लाया हूं वो हमारे पास है उसके बारे में नहीं जस्ट यू नो आइडिया जब भी हम इंटरेक्ट करेंगे इट्स मीन जस्ट योर आइडियाज सो मेंटल हेल्थ के बारे में क्या ख्याल है वैसे आपका anyone Zeni Seher okay चल that's difficult to maybe interact वैसे हेल्थ के बारे में क्या ख्याल है क्योंकि ये तो मेरा ख्याल हेल्थ की ही आपकी जो डोमेन है हेल्थ के बारे में हमारा क्या ख्याल है होनी चाहिए हेल्थ सबकी अच्छी है ये तो ऑब्वियसली है तो ये वैसे हेल्थ क्या है क्या अगर हम कहें कि किसको कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हेल्दी हूं या आप लोग हेल्दी हैं हमें कैसे पता चलेगा अगर हमें कोई डिजीज नहीं है ठीक है which means if we are healthy but still इतना मेंटल हेल्थ की तरह बात की अगर इसकी नींद पूरी नहीं हो रही ठीक है sleep deprived है I think you will not be mentally stable ठीक है अगर आप stress है मेंटल स्ट्रेस फ्री में ठीक है यार बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है नींद नहीं आ रही तो कुछ मसला है स्ट्रेस है तो कुछ मसला है और अपनी डेली लाइफ में अपने आप को कितने रिलैक्स फील करते हैं जी ऐसा नहीं आपका मेंटल हेल्थ की वजह वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल जी और फिट फॉर वर्किंग सॉरी फिट फॉर वर्किंग फिट फॉर वर्किंग जी बिल्कुल 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 ठीक है दैट इज गुड बिल्कुल ऐसा ही है तो ये तो होगी जी हमारी मेंटल हेल्थ अब अगर ओवरऑल हम हेल्थ की बात करें तो देखिए जो WHO की डेफिनेशन है जो कि वो मैं लिख के भी लाया हूं कि जो हमारी हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो 3 चीजों पे मुनस्सर है 3 चीजें हमारी हेल्थ को डिटरमिन करती हैं नंबर 1 फिजिकल हेल्थ वो तो आप सबको ही पता है मेंटल हेल्थ जिसकी अभी हमने बात की एक थर्ड हमारा जो एस्पेक्ट है वो है सोशल वेलबींग मतलब हेल्थ हम किसी बंदे को हम तब हेल्दी कहेंगे अगर उसकी 3 चीजें ठीक ठाक हो एक तो उसका जिस्म फिजिकली दूसरा उसका दिमाग
اور تیسرا ہماری سوشل ویلبینگ کہ سوسائٹی میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم اگر کوئی میل ایڈجسٹڈ ہیں ہمارے لوگوں سے بہت زیادہ جھگڑے رہتے ہیں, لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے, ہم لوگوں کو پسند نہیں آتے, اس کے بعد سوسائٹی میں بہت ہی برے اگر ہمارے حالات ہیں, تو یہ بھی ایک حد تک ہیلتھ کی ضد ہے. یہ WHO کی ایک ڈیفینیشن ہے. اب اگر اور بائی دا وے یہاں پہ ایک چیز اور تھوڑا سا مسکنسیپشن ہم نے دور کرنا ہے کہ صرف میئر ایبسنس آف ڈیزیز کے لیے مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے, مجھے وہ کڈنی فیلئر نہیں ہے, مجھے کوئی کرونک مسئلہ نہیں ہے, تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہیلدی ہوں. ہیلدی ہونے سے مراد ایک ویل بینگ ہے کہ ہماری باڈی میں ایک تو ایبسنس آف ڈیزیز پلس ہماری باڈی میں ایک ویل بینگ, ہماری باڈی کا ایک اچھا ہونا, فزیکل ہیلتھ کا اچھا ہونا, یہ پوری ہیلتھ کی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ ہیلتھی ہے. اس کے بعد دوسرا اسپیکٹ ہے مینٹل ہیلتھ کا. اب جیسے سر نے ذکر کیا کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ پرسپیکٹو بتائے کہ جی مینٹل ہیلتھ کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں. اب جو مینٹل ہیلتھ کا فینومینا ہے, ایک چیز ہم نے اس کے بارے میں سمجھنی ہے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ویسے یہ مائنڈ ہوتا کہاں پہ, ویسے ہوتا کہاں پہ ویسے ہمارا مائنڈ سر میں جی بالکل تھنکنگ. اچھا یہ نا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اصل میں جو ہمارے سر کے اندر ہوتا ہے نا, یہ ہمارا برین ہوتا ہے, یہ فزیکل اینٹیٹی ہے. اب جو ہمارا مائنڈ ہے یہ ایک سافٹ ویئر ہے, برین ایک ہارڈ ویئر, ٹھیک ہے, اور اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ مائنڈ ہے. اب فرض کریں ایک کمپیوٹر ہے, بڑا اچھا سا کمپیوٹر ہے, اس کا ہارڈ ویئر بالکل ٹھیک ہے, آئی ٹی کے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کا سافٹ ویئر ہی کرپٹ ہو گیا تو وہ کمپیوٹر کیا کرے گا, چاہے وہ سپر کمپیوٹر کیوں نہ ہو. وہ تو فزیکلی بھی کمپیوٹر فارغ ہے, مطلب کسی حوالے سے وہ کمپیوٹر اب یوز ہی نہیں کر سکتے اگر اس کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے اس کے اندر. اسی طرح سے کوئی بھی انسان ہماری زندگی میں, میری آپ کی ہر ایک کی زندگی میں جو مائنڈ ہے وہ ہمارا سافٹ ویئر, انسان کا سافٹ ویئر. اگر اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, پورے کا پورا انسان تقریباً کسی کام کا ہے. تقریباً سے میرا کیا مراد ہے, obviously سانس تو آتا رہے گا, ہم چلتے پھرتے بھی رہیں گے, تو دل بھی دھڑکتا رہے گا, کڈنیز بھی فنکشن کرتے رہیں گے, لیکن ہم کام نہیں کر سکیں گے ٹھیک طرح سے. ہم اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کر سکیں گے, ہر وقت سٹریس میں رہیں گے, پریشان رہیں گے. بس اکثر آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے وہ ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں, اگر وہ جیسے وہ نہیں ڈھونڈتے ہیں پریشانی کو کہ کوئی چیز ہمارے پاس آئے اور ہم نہ سوچنا شروع کریں چیزوں پہ. اوور تھنکنگ, مطلب کرتے جا رہے ہیں. چھوٹی سی بات صبح کسی نے کہہ دی, فرض کیا کسی کو اوور کرنے کہہ دی, باس نے کہہ دی, یا کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوگی لائف میں, اب جس سارا دن ہمارا گیا, اب اسی کو ہم نے سوچتے رہنا. 1-2 منٹ کے مسئلے کی وجہ سے ہم نے پورا اپنا دن جو ہے وہ کیا کیا, اس کو خراب کر دیا. ویسے اکثر کبھی کبھی یہ تو آپ کا پرسنل مسئلہ, میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, لیکن اکثر ہم نے ایسے لوگ تو دیکھے ہی ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری تھنکنگ ہر وقت نیگیٹو بھی بات رہتی ہے کہ کوئی برا ہی ہونا ہے, اچھا تو ہونا نہیں کہنا. اور زیادہ تر کبھی ہم نیگیٹو بھی سوچتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس کا آؤٹ کم برا ہی ہونا ہے, مجھے لگتا ہے فلاں بندہ تو میرے بارے میں ہے ہی میرا دشمن, مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ہے ہی ایسا. یہ ہم اکثر ایسی ہمارے مائنڈ میں سوچیں آتی رہتی ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ obviously یہ تو میرا خیال ہے اگر آپ تھوڑا سا انٹروسپیکٹ کریں اپنے اندر تو اس کا تو نقصان بڑا obvious ہے نا. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو ہمارا ذہنی سکون تباہ ہو گیا, پورا دن خراب ہو گیا. گھر کے جو شادی شدہ لوگ ہیں, آپ ایزیوم ساری شادی شدہ ہیں آلموسٹ, جتنا ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, اب گھر کے کیا ہوگا, بیوی سے جھگڑا ہو گیا, جو خواتین ہیں ان کا ہسبینڈ سے جھگڑا ہو گیا, بچوں کو پکڑ کے ڈانٹ دیا, ٹھیک ہے جی. اس دن کھانا کھانے کو بھی کوئی دل نہیں کیا, کوئی خاص کیا بھی تو کوئی انجوائے نہیں کیا, نیند بھی اس دن کوئی کوالٹی دن کی اچھی نہیں رہی. ہوا کیا, صرف صبح 1 منٹ کی بات ہوگی,
اور وہ ایسے دماغ میں چوئنگم کی طرح چمٹ گئی. اب اگر اس اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کریں, یہ جو ہمارا یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, آبویسلی یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا جی فلاں بندے کو تو ڈپریشن ہی ہے جی, یا فلاں بندہ تو ویسے ذہنی مریض ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ہماری اسٹیٹ ہے یہ بہرحال یہ ضرور بتاتی ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے, بیماری نہیں ہے لیکن کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے. اب ایکسٹرا آرڈنری کیوں نہیں ہے اور یہ ہونی ویسے کیوں چاہیے, ایکسٹرا آرڈنری ویسے ہونی کیوں چاہیے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں ایک چیز ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کیونکہ جو ہیلتھ ہے نا کسی بھی قسم کی, میری ہیلتھ کا مجھے فائدہ ہے, اسی طرح سے آپ لوگوں کی ہر ایک کی انڈیویجول ہیلتھ کا اس کو فائدہ ہے. مطلب کہ کوالٹی آف لائف اچھی رہے گی, ایکسپائر لیٹ ہوگا, زیادہ دیر تک کوئی شخص پروڈکٹیو رہے گا, تو انہی کو ایک ہوتا ہے اپنی ہیلتھ ہمارا ایک ایسٹ ہے. مینٹل ہیلتھ کا بھی جو ہمیں جتنے بھی بینیفٹ ہیں اس کے جتنے بھی فروٹس ہیں وہ ہمیں ہی ہوتی ہیں. مثلاً اچھا یہاں پہ میں ایک بینیفٹ کے مینٹل ہیلتھ کے سے پہلے ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں. کس کس کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور کس کس کو بائی دا وے یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہے. آئی ایزیوم کہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ تو لوگوں میں کوئی نہیں کہے گا, لیکن ویسے کبھی کبھی کہہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو کس کس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی اتنا کوئی خاص انٹیلیجنٹ نہیں ہے, کوئی تھوڑا بہت ہے کسی میں کریں جو تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ کہہ سکے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ میں کوئی اتنا کوئی خاص انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. چلیں انکریج کرنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں اب میں کوئی اتنا خاص انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. تو اب دیکھا دیکھی شاید کوئی اور بھی تھوڑی سی ہمت کر لے. کس کو لگتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے؟ اچھا مرجو آپ کے سامنے کون کہے گا؟ چلیں کوئی بات نہیں, اس کو پھر دوسرا پرسپیکٹو کر لیں, کس کو لگتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے. یہ بھی سامنے تو بالکل وہ گروپ والی بات کرتی ساری. جی بالکل آپ سارے لوگ ماشاءاللہ سے انٹیلیجنٹ ہیں. اچھا انٹیلیجنس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انٹیلیجنس از اے موسٹ اوور ریٹڈ کانسیپٹ. ہمارے معاشرے میں انٹیلیجنس کو ہر بندہ مطلب کہ نا ایک انٹیلیجنس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ایک بچہ ہے وہ اگر تیز باتیں کرتا ہے بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے. اگر ایک بچہ ذرا تھوڑا سا وہ ہے گمسم رہنے والا, یہ کوئی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں کیا ہے, زیادہ بولنے والا بندہ بڑا انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے, جو کم وہ ہے وہ کوئی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں سمجھتے. جو فوراً حاضر دماغی سے وہ جواب دیتا رہے وہ بندہ ہی ہمارے نظر میں بڑا انٹیلیجنٹ ہے. عام طور پہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیلیجنس از موسٹ اوور ریٹڈ کانسیپٹ. اس ساری جگہ پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سارے ہی انٹیلیجنٹ ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہے. یہ ایک میں آپ کو اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں یہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عام طور پہ انسان جو ہے, جتنے بھی دنیا میں انسان ہوتے ہیں, ان کا جو آئی کیو ہے, مطلب کہ کون کتنا انٹیلیجنٹ ہے, وہ عام انسان جو ہے ان کا 100 ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک کٹ آف سکور ہے کہ جی نارمل بندہ جو ہے, جو ایوریج پرسن ہے, اس کا آئی کیو 100 ہے. اب کچھ لوگ جو کہ آپ نے دیکھے ہوں گے ریٹارڈز ہوتے ہیں, جیسے جن کو ہم عرف عام میں چلے کہتے ہیں, ملنگ کہتے ہیں, اس طرح کی مختلف چیزوں سے ہم ان کو پکارتے ہیں. اب وہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں میں ایک, ہزاروں میں ایک, ایسا ہی ہوگا نا. ہر بندہ, شاید آپ کے آرگنائزیشن میں کوئی بھی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ اپنے کلینک کے علاوہ آج تک اوور آل کوئی باہر 15-20 ہی ریٹارڈ کو ملا ہوں, اس کے علاوہ دیکھنے میں کم ہی آتے ہیں یہ لوگ. اب یہ جو ریٹارڈ کی بات ہے, کم انٹیلیجنٹ جن کو ہم کہتے ہیں, وہ تو خیر ایک بیماری ہے انٹیلیجنس کی. ان لوگوں کا جو آئی کیو ہے وہ 100 سے کم ہوتا ہے. کتنے لوگ ہوں گے معاشرے میں؟ کم.
اچھا اس طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اور فلاں بندہ بڑا جینیس ہے، وہ کوئی اتنے عام نہیں پائے جاتے. جینیس جو ہے وہ 10 لاکھ میں شاید ایک ہوتا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں جو ہے 20 لاکھ میں سے شاید کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا جو جس کو ہم جینیس کہتے ہیں. مطلب کہ جس کا آئی کیو زیادہ ہے، جیسے کوئی آئنسٹائن ہو گیا، کوئی فلاں بندہ جو بڑے بڑے اس طرح کے نام ہو گئے، یہ اتنے کامن نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ابھی اچھا ایک اور میں پھر آپ کو بات بتاتا ہوں. اکثر جینیس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ اس نے آئنسٹائن بننا ہے. جینیس جو ہے وہ وین کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے جینیس دیکھے ہیں کہ جو کوئی اچھی ایگزیکٹو پوزیشنز پہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، وہ انجینئر بھی نہیں ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی نہیں ہے، آپ کی طرح کے اچھی آرگنائزیشن میں کام بھی نہیں کر رہے. بہت سارے ایسے جینیس ہیں جو کہ لٹرلی اینٹیں اٹھا رہے ہیں. اب اینٹیں اٹھانا تو میں کوئی ڈیروگیٹری بات نہیں ہے، کام تو کام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر ان کو موقع ملے مینیجر بننے کا تو کون جا کے مزدور بنے گا؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا جی. تو انٹیلیجنس ایک بڑا اوور ریٹڈ کانسیپٹ ہے، اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ جس کی انٹیلیجنس ہونی ہے اس نے کہیں پہنچنا ہی پہنچنا. وہ یوز کیسے کر رہا ہے اپنی انٹیلیجنس کو، اس کو موقع کتنے مل رہے ہیں، اس کی باقی چیزیں کیسی ہیں، یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں. تو پھر یہ کیا چیز ڈٹرمن کرتی ہے؟ اگر آئی کیو کو تو ہم نے نکال ہی دیا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، سب کا آئی کیو تقریباً برابر ہے. تو پھر یہ کیا ہے لائف میں کامیابی کا، ورک میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ آئی کیو تو ہم نے ویسے فرق کر دیا. پھر کیا چیز ہے؟ اوکے اپرچونٹیز. ٹھیک ہے. اور بھی مختلف چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہوں گی، جیسے مین ظاہری بات اپرچونٹیز ہی ہیں. اب جس چیز میں میں آپ کو جو اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں چیز جو میٹر کرتی ہے نا، وہ ہماری مینٹل ہیلتھ میٹر کرتی ہے. جیسے سر نے اپرچونٹیز کا بتایا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اپرچونٹیز ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے ہوتے، ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم اپرچونٹیز کو فائنڈ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے. کس کو نہیں شوق تھی زندگی میں آگے بڑھنے کا؟ اب کوئی اگر کہہ دے کہ مجھے شوق نہیں ہے تو یہ تو غلط بات ہی ہوگی، میں نے پوچھنا بھی نہیں آپ لوگوں سے، کیونکہ ہم آج میں کہہ دیتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے. بڑی اچھی چیز ہے عاجزی، سیٹسفیکشن انسان میں بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ترقی نہیں کرنی چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ایسے اچھے کام نہیں کرنے چاہیے. obviously کچھ بہتر کام ہم کریں گے جس بھی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، تو تب ہم معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ زیادہ بہتر کر سکیں گے نا. جیسے آپ کی کمپنی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ہے میڈیسن کی، رائٹ، ہومیو میڈیسن کی. اب obviously اگر آپ اپنی اس میں پورا انپٹ دیں گے، اچھی میڈیسنز بنائیں گے، اس کو پراپرلی مارکیٹنگ کریں گے، اپنے امپلائیز کو کچھ جو بھی آپ ان کو اچھا ایچ آر والے ہیں یا دوسرے جس کا جو کام ہے ان کو کریں گے تو کیا ہوگا؟ obviously کہ آپ کی تو بزنس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن ایک اوور آل سوسائٹی کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم اس چیز کو لے کے بیٹھ گئے نہیں بس کنٹینٹمنٹ ہے، سیٹسفیکشن ہے، بس جی جو چل رہا ہے بس چلتا رہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے obviously یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بہرحال اس پہ بعد میں آتے ہیں یہ جو ہے ورک سے ریلیٹڈ. تو جو مینٹل ہیلتھ ہے ہماری، اصل میں یہ میٹر کرتی ہے. اپرچونٹیز سامنے پڑی ہے، مجھے پتا نہیں ہے، میں اپنی سٹریس فیل کر رہا ہوں، میں چیزیں سوچ رہا ہوں، اس نے مجھے صبح ایسے کہہ دیا، اب میں نے سارے دن کی اپرچونٹیز تو میں نے بگاڑ دی نا اپنی. میرا تو اس طرف دھیان نہیں جائے گا، میرا تو دھیان جائے گا اچھا اس نے مجھے کہا، لگتا ہے اس نے اس کو کہا ہونا ہے، لگتا ہے اس نے اس بات کا بدلہ لیا ہونا ہے، لگتا ہے کہ اب یہ ایسے ہے. دن تو میرا گیا. اب کیا ہوا؟ کیا مینٹل ہیلتھ کہاں پہ میٹر کرتی ہے؟ ہم اپنی انرجیز ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں جس پہ ہمیں نہیں لگانی چاہیے، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہماری مینٹل ہیلتھ بہتر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ایک ڈائریکشن میں رہیں گے، کوئی بھی ڈائریکشن. کوئی بندہ جی کام میں ایکسل کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا یہ اچھا کام کے ساتھ ورک فیملی بیلنس کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ بھی کرنا چاہتا ہے. تو جو بہترین یا بہتر مینٹل ہیلتھ ہے وہ ہمیں ایک چیز پہ فوکس رکھتی ہے، ہماری سٹریس میں، انگزائٹی میں انرجی ضائع نہیں ہوتی. انسان ہے اس کی ایک لمٹ ہے انرجی. اب ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایک دن میں ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ نہیں سکتا، تو پاسبل ہی نہیں ہے. ایک دن میں میرا خیال ہے یہاں سے ہم خان پیدل واک کر کے تو جا نہیں سکتے. تو ہماری لمیٹڈ انرجی ہوتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہوتا
मेंटल हेल्थ क्या करती है कि वो जितनी भी हमारी एनर्जी, टाइम, सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम उनको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमें मेंटल हेल्थ बताती है और ये मेंटल हेल्थ का अल्टीमेट गोल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आईक्यू सबका सेम है, ठीक है। अब फिर क्या वजह है कि एक बंदा वो अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने काम का बेहतरीन बन जाऊं, मैं बड़ा अच्छा टॉप एग्जीक्यूटिव बन जाऊं अपनी फील्ड में। आईक्यू तो आप सबका इंजन है, कहां पे रुकावट आ रही है, क्या मसला क्या आ रहा है? मेंटल हेल्थ का। अगर हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर है, हम डायरेक्टेड रहेंगे, हमारी एनर्जी ठीक तरह से यूटिलाइज होगी, हम खुश होंगे, हमें थकावट कम होगी, हम अपनी ये जो जितने भी अल्लाह ताला ने हमें पोटेंशियल दिए हैं, जो कि जैसे मैंने बताया कि इस रूम में सबके इक्वल पोटेंशियल है, आईक्यू इक्वल है, ठीक है, इसको हम ठीक तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में मेंटल हेल्थ। इसी पे एक और मैं बात बताऊंगा, फिर आगे चलते हैं। देखिए, एक कैपेसिटी है इंसान की, आजकल पता है क्या, आजकल फिजिकल वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा सेकेंडरी रह गया। आपको पता है आजकल ये जो पहले होती थी कि जो जंगें होती थी, ये तलवारों के साथ होती थी, वो देखता था कौन कितनी बड़ी तलवार उठा सकता है, कौन कितने मील घोड़ा भगा सकता है। आजकल तो ये जो पहले के फिजिकल किस्म के वर्क थे वो भी सारे मेंटल हो गए। आजकल वॉर भी एक माइंड की रह गई, जिसने किसी से लड़ना है ना, उसमें भी दिमाग से ही ज्यादा काम करना है। फिजिकली वो एक सेकेंडरी चीज हो गई है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसी जगह जहां पे हमें ज्यादा फिजिक की जरूरत पड़ती है ना, ट्रेनिंग बकायदा होती है कि हमें एक बेहतर फिजिक चाहिए होती है। अब अगर उसको छोड़ के हम अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स में आ जाए, जैसे हमारा ये जो जितने भी लोग बैठे हैं, आई एज्यूम के शायद आप लोग हाथ से तो बहुत कम ही काम करते होंगे, लेबर क्लास जो है वो हाथ से ज्यादा काम करती है, हमारा सारा काम तो माइंड कर रही है, इस सॉफ्टवेयर का ही है ना। तो अब इस सॉफ्टवेयर को हमें अपडेट करते रहना चाहिए, इसको कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कोई वायरस वगैरह ना आए, और अगर कोई ये सॉफ्टवेयर करप्ट ना हो, ठीक है जी। तो ये था कुछ हमारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट इंटरैक्टिव। तो कुछ कमेंट भी करना चाहेगा मेंटल हेल्थ के हवाले से, जो भी तक हमने बात की कुछ। आपने मुझे बड़ा अच्छा इस चीज़ को अभी ये जो आपने ये चल रही है। अब जैसे ओवर थिंकिंग भी एक चीज है जो हमें ये बताती है कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है? ज्यादातर केसेस में जो लोग नॉर्मली हम लोग हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हम बैठे हैं ना, ये सारी नॉन क्लिनिकल पॉपुलेशन है। मतलब नॉन क्लिनिकल से मुराद है कि हम में से कोई भी नफ्सियाती मरीज नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि किसी की बड़ी अच्छी हेल्थ होगी, किसी की इतनी अच्छी नहीं होगी, किसी की एवरेज होगी, लेकिन कोई क्लिनिकल साइड पे हमारा किसी का कोई मसला नहीं है। तो ज्यादातर जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, आम लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं, हम लोग ये मुख्तलिफ वजूहात से करते हैं, ये हमारी आदत हो सकती है। बात बात में ना सोचने की आदत पड़ जाती है, सोचते रहते हैं, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। एक तो आदत है। ये अभी बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। ये परसों मेरा एक टीवी चैनल, ये जीएल मेरा कल आपके साथ ही है, इधर मेरा इंटरव्यू किया इसी बात पे, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये बड़ा मतलब ये रेलेवेंट है। तो बात का होता क्या है, ये हमारी आदत बन जाती है। इतनी देर की आदत पड़ी है, फर्ज करें किसी को चाय पीने की आदत पड़ गई है, अब वो नुकसान है या फायदा, उसे तो पीते जाना है ना। अब ओवर थिंकिंग की आदत पड़ गई है, ओवर थिंकिंग हमने करते जाना है। कुछ फिर दूसरा इसका वजह ये होती है हमारी कुछ पर्सनैलिटी की सेंसिटिविटी होती है। कुछ लोग सेंसिटिव पाए जाते हैं और हर चीज पे सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग। कुछ लोग जो हैं उनको बाकायदा तौर पे कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी होती है, उसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग होती है। तो बेसिकली ये जो ओवर थिंकिंग है हमारी, ये डिपेंड करता है किस वजह से है, और फिर वो वजह हमने दूर करनी है, तभी ओवर थिंकिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। अब ज्यादातर जो ओवर थिंकिंग है हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसे मैंने बताया नॉन क्लिनिकल पॉपुलेशन, उसमें आदत की वजह से होती है और थोड़ी बहुत स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से होती है।
अब अगर स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से स्ट्रेस एंजाइटी खत्म करे ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। आदत है तो उस आदत को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हम कर सकते हैं इसको चीज को। डॉक्टर देखिए, जैसे आपने कहा कि कोई इंसिडेंट हुआ मॉर्निंग में, आपने उसका स्ट्रेस ले लिया और पूरा दिन आपका उसमें गुजर गया, आपका स्ट्रेस। नेक्स्ट डे उसके सिम्टम्स थोड़े कम होते हैं, ऐसा ऐसा वो ग्रे हो जाता है, और तीसरे चौथे दिन आप कहते हैं यार भाड़ में जाए, देखा जाएगा जो होगा। शुरू में आपने लिया पहले दिन बहुत हाई था, बड़े बड़े सब किया, दैट्स वेरी कॉमन है। दूसरे दिन थोड़ा सा लिया, तीसरे दिन चौथे दिन फिर आप कहते हैं यार देखा है, तो वो फिर एक तो विद द टाइम ये क्योर हो जाता है। क्योर कहेंगे या आप उसको दिमाग से निकल जाता है, आम दिमाग में निकल जाता है, या उसको यू स्टॉप रिएक्टिंग टू इट। जी बिल्कुल, यस, इट डज टेक टाइम। बिल्कुल ऐसे होता है। अगर आप कहें कि अभी अगले घंटे में उसको ठीक हो जाए, तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर मी कि अगले घंटे में मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम के साथ ठीक होता है। बिल्कुल। आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी बोलिए। थिंकिंग और ओवरथिंकिंग को डिफरेंशिएट कैसे करें? ठीक है ओके। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो सर ने पहले बात की कि टाइम के साथ खत्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, होना भी ऐसे ही चाहिए। एक जैसे नहीं हमें कोई ग्रीफ होता, सदमा लग जाता, वो खुदा न खास्ता कोई बड़ी कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए, कोई लव वन की डेथ वगैरह, जो आमतौर पर हम पहले दिन ज्यादा फिर आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाता है, ये होना भी ऐसे ही चाहिए। लंबी देर के लिए किसी चीज को हमें प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या चीज है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ऐसे होता है। ये इंसान की बड़ी अच्छी कैपेसिटी है कि हम उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। पता लेकिन होता क्या है, ये जो फर्ज किया कि फलां बंदे को फलां सदमा लग गया, उसको फलां मसला हो गया, उसको दिल का दौरा पड़ गया, ये अक्सर हमने चीजें ऐसी सुनी होती है, राइट। फलां बंदा कहता है कि मैं बड़ा हेल्दी होता ना, मुझे तो परेशानी में मार दिया पकड़ के, वो स्ट्रेस मुझे तो डायबिटीज हो, मुझे तो फलानी चीज होगी, मैं बड़ा अच्छा होता, ये फलां मसले की वजह से ना ये फटा पड़ गया। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हमें होता है, लेकिन ये जो सारे हमारे बिगाड़ पैदा होते हैं ना, ये उन दिनों में ही होते हैं जब ये चीज हाइट पे होती है, इंटेंसिटी पे होती है। कि तीसरे चौथे दिन तो वो मसला हैंडल हो गया, लेकिन पहले दिन दूसरे दिन इसने आपका नुकसान कर दिया। आप देखें कि वो दिन तो एक आपके बेकार गए, ऑलमोस्ट ये डिपेंड करता है कोई कितना सोचता है। उसके बाद फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, सुबह इसने मुझे ये कहा, अच्छे खासे रिलैक्स माहौल में घर में मूवी देख रहे हैं और ऐसे ब्लड प्रेशर हाई करा के बैठे हुए हैं। डैमेज तो कर दिया उसने, बच्चों को आपने डांट दिया, वो भी एक डैमेज हो गया। तो असल में ये जो जितनी भी जो चीजें होती है ना जी, जैसे फर्ज करें में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, 3-4 दिन बाद ठीक तो उसने हो ही जाना होता है, वो तो जैसे इट्स नॉर्मल बॉडी की इम्यून है, लेकिन जितना भी उसने को डैमेज करना है वो उसने शुरू में कर दिया। तो इस वजह से हमें जो स्टार्ट में चीजें हमें होती हैं, हमें ये सीखनी चाहिए कि हम किस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इस सारे मसले को, ताकि डैमेज ना हो। अब देखिए ना, अब हुआ क्या, किसी ने हमसे कोई बात कर दी। वैसे आमतौर पे दुश्मनियां कैसे पैदा होती है इंसान में, दोस्तियां दुश्मनियां कैसे होती है, मतलब कि किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, कुछ अच्छा लग गया, चलो ये दोस्ती हो गई। किसी ने मुझे साल पहले फलां बात कर दी, अब क्या हुआ, जब वो मुझे बात की, मैंने पहले दूसरे दिन सोच लिया कि अब से दुश्मनी पड़ गई, अब से तो पक्की पक्की दुश्मनी है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, चीजें जो है वो रिजॉल्व हो गई, 2-3-4 दिन बाद रिजॉल्व हो गई। लेकिन वो जो एक दिन आपने डिसाइड कर लिया ना कि जी अब जी ये मसला तो बस या मैं हूं या तुम रहे हो गई, अब क्या करें, वो चीज आपको ना सिर्फ 3-4 दिन बल्कि आने वाले सालों में भी हॉन्ट करेगी। अच्छी बात तो नहीं है ना ये चीजें करनी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें क्यों जरा इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, इसमें हमारा क्या फायदा होता है। क्योंकि पता क्या होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, इंसान जो है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट पे चलता है। हम ये अगर कहें ना कोई भी बंदा कहे तो कि मुझे सिर्फ सारी दुनिया की फिक्र है, तो सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में है, तो चले तो सम हो मान लेते हैं, कुछ लोग नेचर भी है। लेकिन अगर ये इंसान ये कह रहा है, नॉर्मल एवरेज इंसान मेरे आपके जैसा, कि मुझे मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, तो ये चीज गलत होगी। लेट्स बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट
اپنے ساتھ میں آنیسٹ رہنا ہے, تبھی ہم مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں اپنے آپ کو کچھ امپروو کر سکتے ہیں. اگر ہم اچھا ویسے ایک اور بات ہے, ہم اکثر کبھی کبھی لوگ نا جس سے تھوڑا بہت جھوٹ بولتے تھے, اکثر لوگ بولتے تھے نا تھوڑا بہت, کچھ زیادہ بولتے ہیں کچھ تھوڑا بولتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم انسان جو ہے نا سب سے زیادہ جھوٹ پتہ کس کے ساتھ بولتے ہیں؟ خود کے ساتھ. سب سے زیادہ جھوٹ ایک بندہ اپنے ساتھ بولتا ہے, اور یہ اگر آپ تھوڑا بہت انٹروسپیکٹ کریں تو ہم یہ کرتے ہیں, اور اس کے اپنے پھر وہ کچھ مسائل بھی ہیں, کچھ پلس پوائنٹ بھی ہیں, مسائل بھی ہیں. تو اس وجہ سے سب سے پہلے, یہ ویسے آگے بات آنی تھی لیکن باتوں باتوں میں یہ کرتا چلوں, سب سے پہلے آپ اپنے اندر جو بھی ہے نا اپنے آپ کو ریئلائز کریں اور اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں, پھر ہی ہم کچھ آگے بہتر کر سکیں گے چیزوں کو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ابھی آپ کا تھا اوور تھنکنگ اور تھنکنگ میں کیا فرق ہے. دیکھیں تھنکنگ جو ہے یہ چیز ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا, اب میں نے سوچ رہا ہے کہ میں اس سے کیسے نکلوں. میں نے فرض کریں کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا, میں نے کوئی کام کرنا ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا, اور جو بھی میرے مسئلے ہیں مجھے سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ تھنکنگ ہے, اتنی ہونی چاہیے. چلے کبھی کبھی ہم تھوڑے سے انسان ہیں تو انٹلیکچوئل بھی بنتے ہیں, بننا بھی چاہیے. ہم کچھ ہائر تھنکنگ بھی سوچتے ہیں, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آج کل, جیسے پالیٹکس بڑی وہ ہائٹ پہ ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, وہ اچھا ہے, وہ برا, یہ بھی ہم انسان سوچتے ہیں. یہاں تک بھی بالکل ٹھیک ہے. اوور تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کے بارے میں سوچتے رہنا اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچنا, کوئی ڈائریکٹڈ تھنکنگ نہ ہونا, گول گول دائرے میں گھومتے رہنا اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا. ایک چیز بار بار ذہن میں آ رہی ہے اور بالکل لا حاصل سی چیز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اوور تھنکنگ, کہ ضرورت سے زیادہ تھنکنگ. اب ظاہر بات ہے ہمارے پاس کوئی دماغ کا ورنیئر کیلیپر تو نہیں ہے ہر بندے کے پاس کہ میں زیادہ سوچ رہا ہوں یا کم سوچ رہا ہوں, لیکن تھوڑی بہت اوور تھنکنگ اگر ہو جائے تو دیٹس کوائٹ نارمل, دیٹس کوائٹ ہیومن. اور خاص طور پہ آپ لوگ جیسے یہ جو ساری ہماری آڈینس بیٹھی ہے, آپ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تو ایجوکیٹڈ لوگ تھوڑا زیادہ ہی سوچتے ہیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس چیز ہے کہ یوز لیس تھنکنگ, اوور تھنکنگ ہے. اس کے بعد اگر ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے, ایک چیز کو بار بار سوچتے جا رہے ہیں اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے, تو یہ ساری اوور تھنکنگ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پلیز اوور تھنکنگ جو میں سمجھتا ہوں, جب تک آپ کسی ایک اسپیسیفک سینیریو میں اٹکے ہوئے ہیں اور جب تک آپ اس فیز سے باہر نہیں آ رہے, آپ کو کنٹینیوسلی ہٹنگ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ جب تک بڑی صاحب کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو یہ ایک فیز میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس فیز سے باہر آیا وہ اوور تھنکنگ ختم ہو گئی. ہاں بالکل. جی جی بالکل. اس میں ہوتا ہے ایسے ہے جی کہ ایک تو پازیٹیو تھنکنگ ہے نا جی, نیگیٹو تھنکنگ ہم کہتے ہیں کس کو ہے. نیگیٹو تھنکنگ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے فیوچر کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں جب یہ سوچتے ہیں یہ تو ہونا ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے, یہ تو میں کر ہی نہیں سکوں گا, تو یہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے. اچھا بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک سوچتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ وہی کام نہیں کر سکتے تب بھی آپ ٹھیک ہی سوچتے ہیں. ایک آئدر کیس یو آر رائٹ. جیسے میں نے بتایا کہ آئی کیو تو سب کا ایک جتنا ہی ہے. جب میں نیگیٹو تھنکنگ کروں گا یار یہ کام تو مجھ سے ہو رہی نہیں ہے, تو کیا ہوگا, اب وہ میرا جو مائنڈ ہے اور وہ جو ساری میری باڈی میں ہم ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے نا, کچھ لوگ یہ فارمیسی سے بیٹھے ہیں, تو یہ نیورو ٹرانسمیٹر جو ہماری باڈی میں میسج وغیرہ لے کے آتے جاتے ہیں, یہ تھنکنگ ان چیزوں کو بڑا افیکٹ کرتی ہے. کہ میں نے سنا اچھا میں جاؤں گا, میری تو جہاں بےزتی ہو رہی ہے, تو کس باڈی جیسچر سے آپ جائیں گے جب پتہ ہے مائنڈ میں یہاں سے تو ہونی انسلٹ ہے, کندھے شاید جھکے ہوئے ہوں, آواز تھوڑی سی لڑکھڑاتی ہو, آپ کا چلنے کا سٹائل بھی تھوڑا مدھم سا شاید ہو, کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہونا ہوگا. کیا ہماری باڈی کا ایک فیرومون ہوتے ہیں, ایک ہارمون ہوتے ہیں نا ہمارے اندر,
جو کہ ہماری باڈی کے اندر میسج وغیرہ بھیجتے ہیں. ایک ہماری باڈی میں ہوتے ہیں فیرومون, جیسے عام طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں باڈی کی اسمیل. ایک ہر ایک کی باڈی کی اسمیل ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, یہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. جیسے ہماری شکلیں علیحدہ علیحدہ نا, ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. اب کیا ہوگا, جب میں پہلے سوچ کے گیا ہوں کہ میری تو ہمیشہ پہ بےزتی ہے, تو کیا ہوا, میرے باڈی جیسچرز, آئی کانٹیکٹ اور باتیں یہ وہ جو اگلے بندے پہ افیکٹ کرے گا نا, وہ نیگیٹیولی کرے گا. میں بالکل اگر بےزتی کا سوچ کے آیا ہوں تو میں بالکل پوری ریسیپی بھی ساتھ لے کے آیا ہوں. بالکل. تو اگر ہم کسی چیز کو پازیٹیولی سوچیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ میں کر ہی لوں گا. ہاں جی, اب تو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کہ آگے. ٹھیک ہے, اب ہوگا کیا, فرض کریں آپ کے ساتھ آگے نیگیٹیولی بن رہے ہیں. جیسے سر نے بتایا کہ آج مجھے پتا چل گیا کہ باس نے بلا لیا اور میں نے یہ کچھ کام کیا, تو اب تو کچھ ایسے ہی ہے. اچھا, اب ہوتا کیا, لیکن اگر ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے جاتے ہیں نا, تو ہم وہ نیگیٹیوٹی کی انٹینسٹی کو کم کر دیتے ہیں. آپ بلیو کریں, یہ کر کے دیکھیں, اگر 10 جھڑکیاں پڑنی ہیں نا تو آپ کو 7 پڑیں گی. 3 جو ہے نا آپ کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے تھوڑی کم ہو جائیں گی. یہ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا. کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ سارے اپنے ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں, کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام شروع کر کے دیکھیں, آپ کے سکسیس کے چانسز ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے اسی کام میں. لیکن اگر ہم نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ پہلے بیٹھیں گے تو اس سے ہوتا ہے کیا, ہماری تھنکنگ وہ نا جیسے نا گھڑے میں بند ہو جاتی ہے, سوچنا ہی کچھ نہیں ہے, کریٹیوٹی کہاں پہ آنی. مطلب کہ وہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ وہ اکثر عام طور پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ تھا زندگی میں ہی مرن کا کھٹکا لگا ہوا, اڑنے سے پہلے ہی رنگ میرا زرد تھا, تو زرد رنگ کے ساتھ تو جو اڑے گا وہ کیسے اڑ سکے گا, چاہے اس کی وہ جو جتنے مرضی سٹرانگ اس کے وہ ہیں پر سے مراد ہمارے پوٹینشیل. تو یہ کچھ معاملے ہیں. اس لیے آج سے سوچنا شروع کر دیں کہ یہ اچھا بائی دا وے اوور نائٹ نہیں ہوگا. اتنی لمبی اگر آپ کسی کو نیگیٹو سوچنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, تو یہ اوور نائٹ ڈیولپ نہیں ہوگی ہیبٹ, لیکن اٹ ول ٹیک مے بی ویکس اور مے بی منتھس. ایسا کریں جتنی نیگیٹو تھنکنگ آپ نے سوچنی ہے نا, سوچتے رہے, بالکل اس کو نہ اپنے آپ کو روکیں, کیونکہ ہم آرٹیفیشل ہم نے کوئی چیز نہیں کرنی. بس یہ کر لیا کریں کہ تھوڑی سی نا ایک دن میں ایک آدھا پازیٹیو سوچ بھی سوچ لیا کریں, بس ایک آدھا. جیسے نہیں وہ اکثر ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں کہ یہ دوائی صبح کھانی ہے, یہ شام کو کھانی ہے, بس اس کو دوائی سمجھ کے نا بس 1-2 خیالات اپنی لائف میں اپنے بارے میں پازیٹیو لے آیا کریں پورے ایک دن میں. اور یہ میرا خیال کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, ایک آدھی دفعہ اپنے بارے میں تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لینا. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں گریجولی اور بڑے پازیٹیو ایفیکٹس آئیں گے. آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی, آپ کے کو ورکر کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے, فیملی کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے, باس کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے, اور سب سے زیادہ آپ اپنے کام میں بڑے اچھی ان پٹ دے سکیں گے. اور جیسے میں نے بتایا کہ کام کی ان پٹ یہ ایک لمبی زندگی کا راز ہے. جو لوگ اپنے کام سے سیٹسفائی ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں. اور یہ بات صرف یہاں پہ نہیں, یہ پوری دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں. لیکن اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو وہ میں کچھ اسٹیٹسٹکس وہ آپ کے سامنے لایا ہوں کہ پاکستان میں تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ اتنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں. ہماری تقریباً جو 13% لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ پرابلم میں سفر کر رہے ہیں. 13 لوگ, مطلب آپ دیکھیں کہ 100 میں سے 13 لوگ, یہ بہت بڑی فگر ہے جو کہ کر رہے ہیں. اب اس میں اچھا یہ 13 جو لوگ ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ, یہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو کوئی خدا نخواستہ کوئی سکیزوفرینیا یا کوئی بائی پولر ڈس آرڈر یا کوئی اس طرح کے بڑے بڑے مسئلے ہیں. ان میں زیادہ تر لوگ وہ شامل ہیں جن کو سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, کوئی چھوٹا موٹا ڈپریشن ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اچھی ذہنی کیفیت تو نہیں ہے نا جی. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے خراب. سب کیا ہوا, اچھا ویسے ایک بات مجھے بتائیں, آپ کام کرتے ہیں کیوں ہیں؟ جاب وغیرہ کر رہے ہیں,
करते क्यों हैं? करना क्या होता है इसका करके? अल्टीमेटली इसका पर्पस ये होता है कि आप खुश रह सकते हैं, आप सैटिस्फाइड हैं। That's very good, that's very good. कोई और बंदा कोई और बात बताना चाहेगा कि जॉब हम करते क्यों हैं, बिजनेस करते हैं क्यों? चलिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ पैसों के लिए, इनकम या पैसों का भी तो अल्टीमेट आपका बिल्कुल ही है ना। हाँ, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे लोग ये कहना चाह रहे हैं लेकिन थोड़े से रिलक्टेंट हैं कि हम जो है ना जो पढ़ाई करते हैं वो भी हम पैसों के लिए बिजनेस एग्री। हमारा यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे वाले साहब मुझे पकड़ के ना तुझे डिग्री देंगे कि ये इंजीनियरिंग में जाके तुम इंजीनियर बन जाओगे, ये करोगे, वो फार्मासिस्ट बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। तो आप देखें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कितनी फीस स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बना रहे हैं कि कोई बात नहीं आगे जाके पूरा कर। ठीक है, तो मेन मकसद जो होता है वो होता है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकें उस अर्निंग के ऊपर, एक इज्जतदार तरीके से कमाई कर सकें। मेरे नज़दीक तो खैर सारी हक हलाल की जो आपने अभी ईंटें उठाने की बात की है, कुछ और की है, वो सारी की सारी ही इज्जतदार है। उसमें आपकी खुशकिस्मती ये होती है कि आपको आपकी पसंद की जॉब मिल जाए, तो फिर आप उस जॉब को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, और वो फिर अवैधता वाली बात आती है कि आप फिर जो है ना उसमें हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन, उसमें फिर ना तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग आती है, ना ही आपको शायद कोई झाड़ू पड़ने का कोई असर होता है, ना ही आप अपनी हिट करते हैं कि यार मैं जाऊँगा कि आज तक मेरे इस्लाम का जवाब नहीं देता तो वो मुझे शायद अच्छी तरह ट्रीट ना किया। तो फिर इसमें ये चीज़ आती है। लेकिन मैं एक चीज़ जो है, जो हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये चाहूँगा कि हम थिंकिंग और एक्स्ट्रा थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को ना थोड़ा सा डिफाइन कर दें। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, ये सलमान साहब बैठे हैं, सलमान साहब मैन्युफैक्चरिंग में हैं, फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने आज एक बैच बनाया, तो इनकी थिंकिंग क्या होगी, इनकी एक्स्ट्रा थिंकिंग क्या होगी और ओवर थिंकिंग क्या होगी, जिससे जो इनको इनके जो परफॉर्मेंस है उसको खराब करे। ये अगर आप समझा दें ना सारों को इंक्लूडिंग मी, तो वो आगे जाके आपका ये जो सारा बताना है ना, हम अप्लाई बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये वैसे हमारा आगे एक्टिविटी में आना था, लेकिन अभी बता देता हूँ क्योंकि जैसे जैसे ये नेचुरल चलता जा रहा है, ये अच्छी अप्रोच है कि नेचुरल बात हम करते हैं। अच्छा, एक असाइनमेंट आ गई कि जैसे सर ने बताया थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग क्या है और उसमें नेगेटिव थिंकिंग क्या है। अब प्लान करना है हमें कि मैंने ये काम करना है, और क्योंकि इस काम पे आपने जो भी बंदे हैं, जो भी रेलिवेंट काम पे अपने काम के एक्सपर्ट हैं, उनकी डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस है, तो मतलब क्या है कि जो भी उनको असाइनमेंट दी जाती है उनके पास इतनी इंटेलिजेंस और इतनी डिग्री या इतना एक्सपीरियंस है कि वो उसको कर सके। अगर कोई पहली दूसरी दफा करने हैं तो ऑब्वियसली फिर इंसान सीखता है, वो कुछ थोड़ा बहुत 10-20 का फर्क थोड़ा बहुत रह जाता है, उसके लिए सीनियर्स होते हैं, हम सजेशन मांगते हैं कि सर ये मुझे नहीं पता, मुझे मैं बताएं कैसे करूं एंड ऑल दैट। ये एक नॉर्मल चीज चलती है। थिंकिंग क्या होगी, मैं अच्छी तरह से स्ट्रेटेजाइज करूं चीजों को, मैं एक गोल्स को डिफाइन करूं कि मैंने इस टाइम तक ये काम करना है, उसके बारे में मैं सोचूं, स्ट्रेटेजी बनाऊं, प्लान करूं और उसको एग्जीक्यूट करूं। ये तो थिंकिंग है। अब अगर कोई बंदा फर्ज किया इतना नहीं सोचता कि हो जाएगा देखा जाएगा, तो ये एक रेकलेस थिंकिंग और रेकलेस एटीट्यूड होता है, जो कि इटसेल्फ एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो जितना इस काम को करने के लिए हमें जरूरत है थिंकिंग की, उतनी जो थिंकिंग है हमने कर ली। अब किसी चीज का मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ ये मुझे असाइनमेंट मिली, मुझे नहीं पता, अपने बारे में रियलाइज करना, जैसे अभी हमने बात की कि इसमें मुझे थोड़ा सा मसला है, इसके बारे में भी थिंकिंग बड़ी नॉर्मल थिंकिंग है, क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं चलेगा तो गलत काम मैं कर दूंगा। इससे अच्छा ये है कि मैं किसी से सजेशन ले लूं, उनसे मैं पूछ लूं। अच्छा, यहाँ तक भी बड़ी हेल्दी और नॉर्मल थिंकिंग है।
अब एक्स्ट्रा थिंकिंग क्या आ जाती है, मुझसे ये नहीं होना, ये बाय द वे एक्स्ट्रा थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग ही होती है ना, अगर ज्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। मुझसे ये काम नहीं होना, मेरी किसी ने हेल्प नहीं करनी, मैं जब भी कोई काम करता हूँ उल्टा ही कर देता हूँ, मेरी हिस्ट्री ये रही है कि मुझसे कभी काम नहीं ठीक तरह से होता, मैं क्या करूँ, ये एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है। ठीक है, नेगेटिव भी है, ओवर थिंकिंग भी है। अब क्या हुआ, घर में गया, ये काम मेरा पेंडिंग है, जो भी आपने इनके असाइनमेंट के बारे में बताया, फर्स्ट फेज को लगने हैं 3 या 4 दिन काम को पूरा होते होते। अब मैं घर गया ना, अब मैंने नॉर्मल थिंकिंग नहीं की। नॉर्मल थिंकिंग क्या थी, एडेप्टिव थिंकिंग क्या थी कि मैंने प्लान किया, मैंने स्ट्रेटेजाइज किया, मैंने रियलाइज किया, मैंने गोल डिफाइन किए और मैंने काम करना शुरू कर दिया, काम हो जाएगा। मैंने ये थिंकिंग नहीं की, मैंने अपनी थिंकिंग मेरी गलत चीजों पे चली गई, मुझसे हो जाएगा कि नहीं होगा, मैंने पहले कभी किया नहीं, लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब इससे हो क्या, काम नहीं हो रहा, स्ट्रेस हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, रात को नींद में मसला आ रहा है, वो पेंडिंग काम है, क्या करूं उसका, मैं कैसे इसको करूं। तो ये है ओवर थिंकिंग। थिंकिंग हमें डायरेक्ट करती है। एक बड़ा आप ना एक चीज बना लें, अपना एक लाइन ड्रॉ कर लें कि अगर तो आप काम जो आपको दिया गया है या अपनी नॉर्मल लाइफ में जो जो आपकी ड्यूटीज हैं, अगर तो आप परफॉर्म करते जा रहे हैं, उसमें हर्डल्स नहीं आ रही, थोड़ी बहुत हर्डल आ रही हैं लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेते हैं मशवरे के थ्रू, अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के थ्रू, ये अप्रोच पॉजिटिव। जहां पे आप स्ट्रक हो जाते हैं अपने माइंड में, ये यहां से फिर हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक आप लाइन ड्रॉ कर लें कि अगर तो चीजें हो रही हैं, क्योंकि देखिए एक जिंदगी होती है हमारे ज़हन में, एक दुनिया होती है हमारे ज़हन में, दूसरी दुनिया होती है असल में। हम आम तौर पे क्या करते हैं, हम अपनी ज़हन की दुनिया के मुताबिक चल रहे होते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या महसूस किया, आम तौर पे हम उस तरह से चल रहे होते हैं। अब अगर वहां पे ओवर थिंकिंग हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, तो फिर क्या हो जाता है, फिर हम बस डिट्रैप हो जाते हैं। तो ये एक आप देख लें कि आपको प्रैक्टिकली अगर अपने बिहेवियर का जो आपकी चीज करना चाहते हैं, अगर तो आपको चीजें करते जा रहे हैं, थोड़ी सी हर्डल्स आ रही है लेकिन करते जा रहे हैं, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन अगर काम भी नहीं हो रहा और बस सोचना, तो ये ओवर थिंकिंग। ये एक आप एक लाइन ड्रॉ कर लें कि प्रैक्टिकल गोल्स के हिसाब से। तो ये कुछ है इसका ओवर थिंकिंग है। इसको आगे हम मजीद भी डिस्कस करेंगे अगर मजीद चीजें क्लियर होगी। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि 13 लोग 100 में से यहाँ पे प्रॉब्लम है, 13 लोग। तो आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो 13 लोग निकाल लें आपके, अगर फर्ज करें 100 या आपके काफी सारे ज्यादा ही होंगे आपके लोग, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं। अब जो स्ट्रेस में हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो अपना काम करना चाह रहे हैं, इनपुट देना चाह रहे हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे ठीक तरह से, कर नहीं पा रहे चीजों को। उसके क्या नुकसान क्या हो रहे हैं, हमें भी, उस बंदे को तो हो रहा है, उसकी टीम को मसला हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को मसला हो रहा है जहां पे लोग मेंटली हेल्दी नहीं है। अब देखिए मार्केटिंग के हैं, एचआर के हैं, आईटी के हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। आपको कदम कदम पे स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है चीजों को, आपको सोचना पड़ता है, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये मैनेजमेंट, कितनी सारे हमें फैसले करने पड़ते हैं एक हमें अपने एक नॉर्मल वर्क रूटीन में। वो अगर नहीं होंगे ठीक तरह से, अगर हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज है, मेंटल हेल्थ के बारे में ना बात करना बहुत बुरा समझा जाता है, पता है क्यों? सोशल नॉर्म्स है। वो हर बंदा समझता है कि अगर मुझे कोई मेंटल हेल्थ का मसला है, अगर कोई मसला है तो खुदा ना खासा मैं वो पागल हूँ। अक्सर वो जो है मेरे पास वो क्लिनिक पे आते हैं तो वो लोग मुझे कहते हैं कि वो ना, कुछ लोग कि वो ना जी, मुझे इर्द गिर्द वालों ने कहा यार तुम क्यों जा रहे हो, तुम पागल हो कोई, वहां पर तो पागल जाते हैं। तो ये बड़ा, बहुत ही एक बड़ा हमारे माशरे का एक स्टिग्मा है। मैं आपको ये बताऊं कि आजकल जो पागल जिसको हमने फिल्मों और ड्रामों में देखा होता है ना, मेंटल हेल्थ वो चीज़ नहीं है। वो तो एक आधा वो मसले में, जैसे हमारे मेंटल हॉस्पिटल में लोग एडमिट होते हैं,
وہ جو دیوانے سے جن کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا کیا ہو رہا ہے ارد گرد اینڈ آل دیٹ, صرف ان لوگوں کو ہم ٹپیکلی کنسیڈر کرتے ہیں ہماری لینگویج میں انسین, مینٹل, جو بھی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں. حالانکہ انسین, مینٹل یہ ورڈ یوز نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال معاشرے میں یوز ہوتے ہیں. مینٹل ہیلتھ یہ چیز نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ ہے, جیسے سر نے بھی بتایا, یہ آپ کی ہیپینس ہے, یہ آپ کی کوالٹی آف لائف ہے کہ میں کتنا خوش ہوں, میں کیا کام کیا کر رہا. ابھی ہم نے ایک یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ہم نے ایک سینٹر آف ہیپینس بنایا, ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے بنایا. اس کے کچھ ممبرز ہیں, وی سی صاحب ایک ممبر ہیں, میں ممبر ہوں, اور بھی کچھ ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ ممبر ہیں. باقاعدہ ہمیں ایک سینٹر آف ہیپینس, ایک ڈپارٹمنٹ بنانا پڑا. جیسے آپ یورولوجی ڈپارٹمنٹ ہو گیا, جیسے آنکولوجی ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ویسے ہی ہیپینس کا ہمیں ایک ڈپارٹمنٹ وہاں پہ کھولنا پڑا, جو کہ ابھی بھی ورکنگ ہے. وجہ اور اس کا اتنا ہائی لیول پہ کھولنا پڑا کہ کچھ تو چلے میرے جیسے چھوٹا موٹا بندہ بھی اس کا ممبر ہے, وی سی صاحب بھی اس کے دوسرے ممبر ہیں, کہ ہیپینس کی ہماری اتنی ضرورت ہے. ہم سارا جو کچھ کرتے ہیں وہ ہیپی رہنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن بائی دی اینڈ کیا ہوتا ہے, ڈگری بھی لینی, ہم نے اپنا گھر بھی سیٹ کر لیا, اچھا گھر بنا بھی لیا, یہ بڑا ایک ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, میں نے جاب کر کے بزنس کر کے پیسے ویسے جوڑ کے سیٹل ہونا ہے, اور سیٹل ہونے کا کیا ہوتا ہے, گھر لے لینا ہے, گاڑی لے لینی ہے, شادی ہوگی, بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگ گئے, اینڈ آل دیٹ, ساری چیزیں ہوگی. بڑی اچھی بات ہے, ان کے بغیر بھی بہرحال ہیپینس ہوگی نہیں. اگر کوئی مسئلہ ہمیں بہت زیادہ ہے تو ہیپینس نہیں ہوتی نا ہماری. اب لیکن کیا ہوا, بہت سارے لوگ جو ہیں سارا کچھ کر لیا, لیکن اتنی لائف کی کوالٹی نہیں ہے ان کی ابھی, ان کے اندر وہ فیلنگ آف ہیپینس نہیں ہے. اب کیوں نہیں؟ کیونکہ کچھ ذہن میں ہمارے کچھ چیزیں ایسے اٹکی ہوئی ہیں. اور اگر ایک بات آپ بتائیں, ایک ایسی لائف جس میں میں نے محنت کر لی, سارا کچھ کر لیا, جو بھی کرنا تھا کر لیا, ہیپینس ہی نہیں, کوالٹی آف لائف ہی نہیں ہے, سینس آف سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے, تو 60, 70, 80 سال کی زندگی میں مطلب کیا ہم کر کیا کر کے گئے, کیا کرنا کیا. چھوٹی سی زندگی نا, آپ دیکھیں ٹین ایج میں تو بس بچپن ہی ہوتا ہے. اب یہ 20s کے بعد عام طور پہ ہاں جی بالکل ایسی ہے. اگر تو کسی نے ٹھیک بتا رہے ہیں آپ لوگ, تو پھر اب ہم ایک ڈائریکشن میں چل پڑیں گے کہ اگر خوشی چاہیے تو میں اس چیز سے خوش ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں, اب مجھے یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا چاہیے مجھے, خوشی آٹومیٹکلی آ جائے گی. اچھا اب کیا ہے, I'm angry when, چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں, when illogical discussion. ٹھیک ہے, جب illogical discussion ہے تب angry ہیں. اور کون angry ہے کسی چیز پہ؟ ایٹیٹیوڈس, انجسٹسز. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ میں نے اس کے آگے ضرور لکھا ہے کہ یہ انجسٹسز جو ہے نا اکارڈنگ ٹو مائی تھنکنگ. ٹھیک ہے, یہ انگری کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو بھی ہم لکھ رہے ہیں نا, یا جو بھی ہم سمجھتے ہیں, یہ ہمیشہ ہماری تھنکنگ کے ہی اکارڈنگلی ہوتا ہے. مطلب کہ ایموشن ہے نا, میں فیل کر رہا ہوں تو میری تھنکنگ ہے تو میں فیل کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے دوسرا بندہ کوئی اور ایموشن فیل کرے. تو یہ ہمیشہ اٹس آلویز سبجیکٹیو ہے. آبجیکٹیوٹی عام طور پہ ہم خود نہیں اپنے بارے میں رکھتے, تو یہ سبجیکٹیو فیل کرنا یہی فیلنگ ہے, یہی ہیومینٹی ہے, مطلب یہ بینگ ہیومن ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اور کون بندہ فیل کرتا ہے اینگری کب؟ جی وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. خود بخود سوچ میں دیکھیں, یہ جو سوچ ہوتی ہے نا, یہ دو, ہاں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو سوچ ہے نا یہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو جیسے تھنکنگ, ہم خود سوچ رہے ہیں, جیسے میں نے بتایا کوئی چیز ہم پلان کر رہے ہیں, کوئی چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایک ڈائریکٹڈ تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ آتی ہے. اور یہ جو خود بخود سوچ ہے نا, یہ ہمیشہ ہی آتی ہے. کوئی انسان اپنا سانس کو 1 منٹ کے لیے بند کر سکتا ہے,
लेकिन कोई इंसान अपनी सोच 1 मिनट के लिए नहीं बंद कर सकता। कोशिश कर ले कोई बंदा अभी कि मैंने अभी कुछ नहीं सोचना, अगर इस चीज में कामयाब हो गए तो तब भी यही सोच चल रही होगी कि मैंने कुछ नहीं सोचना। जब हम सो रहे होते हैं तो जब हमें ख्वाब आ रहे होते हैं वो भी हमारी एक अनकॉन्शियस थिंकिंग ही होती है। लेकिन ये जो खुद ब खुद सोचों का आना ये एक नॉर्मल है ना, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, अगर आप लोग नहीं हैं, आपका वेट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सोचूंगा ना, ये ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग में इंटेंसिटी जरूर शामिल होती है। इंसान एक कॉन्टिन्यूस थॉट के प्रोसेस में रहता है। ओवर थिंकिंग में एक इंटेंसिटी होती है और थका देने वाली चीज होती है, बगैर मतलब ही होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, फारिग बैठा हूँ, अच्छा मौसम भाई ठीक हो गया होगा एंड कोई और भी चीजें, कोई घर की या कोई इधर उधर की, तो ये दैट्स क्वाइट नॉर्मल। तो ये दोनों तरह से चीजें चलती हैं। तो ये था आपका। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है ये हमारी एक्टिविटी होगी। आप लोगों को पता चल गया कि मुझे कौन कौन सी चीजें ट्रिगर करती हैं, कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। अच्छा जी, लास्ट अपने फाइनल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी लंच ब्रेक भी जा रही है। एक लास्ट चीज, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो यू आर वेलकम। अच्छा जी, एक चीज है जी स्ट्रेस। ये काम में बहुत हमारे जॉब प्लेस पे और इंसानियत की जो सबसे बड़ी आजकल एक ज़हनी कैफियत जिसमें इंसानों को सबसे ज़्यादा फिलहाल नुकसान पहुंचा रही है वो स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस होती क्या है? हम आसान जुबान में बात करते हैं। हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अब एक काम की हमसे कुछ डिमांड है। मैंने सुबह अपनी जॉब पे जाना है, अगर फर्ज करें आप 8 बजे आ जाते होंगे, 8-9 बजे, फर्ज किया 9 बजे आपका टाइम है। वैसे क्या टाइम है आपका आने का? 8:30। अब 8:30 मैंने आना है, काम पे टाइम पे पहुंचना है। ये एक मेरे लिए एक मेरा एक ड्यूटी है, वो मैंने करनी। अच्छा, अब मैंने अगर सुबह काम पे 8 बजे 8:30 पहुंचना है तो आज मैंने रात को जल्दी भी सोना है। ठीक है, हम अपने आप को अब फिर काम पे जो मेरा टास्क है उसको जाके मैंने करना है। तो ये जो लाइफ में मुख्तलिफ, फिर बच्चों को भी शायद स्कूल छोड़ना हो, पिक करना हो, फिर कुछ आते आते कुछ चीज़ें वीज़ें लेके जाना हो, शाम को आपको कुछ सोशल प्लान हो, जो भी चीज़ें। तो जब हम ये काम रूटीन में लाइफ में करते हैं ना, तो ये हमारे से एक सर्टन लेवल ऑफ अलर्टनेस मांगता है ये काम। क्योंकि सुबह संडे है तो काम पे तो मैंने जाना नहीं है, मैं चाहे रात को 2 बजे भी सोऊं, क्योंकि लेकिन सुबह जाना है और अब से मैं रात को टाइम पे सो रहा हूँ। सुबह मैंने इतने बजे उठना है, नाश्ता करना है, ऑल दैट, और मैंने जाना है। ये हमसे सर्टन लेवल ऑफ अलर्टनेस और एक्टिविटी डिमांड करता है हमारा काम। ठीक है जी। अब बात का ये होता है कि ये काम करते करते और एक मखसूस एक्टिविटी करते करते या हमारे मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात हम इस अलर्टनेस को ओवरवेलम कर देते हैं। ज़्यादा ही कुछ अलर्ट हो जाए जितनी ज़रूरत नहीं है, हर वक्त सोचते रहना, हर वक्त परेशान रहना, वो क्या बनेगा, अब ऐसे क्या होगा, सुबह ये मुझे कहा जाएगा, मैं ये कैसे करूँगा। ये जो एक कैफियत है, ये जो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है हमारा टुवर्ड्स आवर चैलेंजेस, चाहे वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है या हमारा मेंटल है, इस कैफियत को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब बात ये है कि ये क्योंकि हमारा मेन टॉपिक का पार्ट तो नहीं है, ये शायद किसी और दिन हम इसमें डिटेल में बात मैं कर सकूं, लेकिन स्ट्रेस में जो आजकल आप देखिए कि पहले लोगों को इतने मसले नहीं होते थे। पहले लोगों की कितनी कितनी एजेस होती थी और इतनी ज़्यादा बीमारियां वगैरह नहीं होती। आजकल लोगों को क्या हो रहा है, इतने क्रॉनिक डिसऑर्डर्स और डिजीजेज हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को जो सबसे ज्यादा कोई चीज नुकसान पहुंचाती है ना, वो हमारी स्ट्रेस है। बिल्कुल इम्यून सिस्टम को तबाह करके रख देती है हमारी स्ट्रेस। इम्यून सिस्टम गया तो जाहिर बात है आपने हर तरह की चीजों को, बीमारियों को इनवाइट किया, क्योंकि जर्म फ्री एनवायरनमेंट में रहना पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो बिल्कुल नामुमकिन सी चीज है। हम इम्यून सिस्टम पे अपने चल रहे होते हैं ज्यादातर, वो हमारा कंप्रोमाइज हो गया स्ट्रेस की वजह से, तो क्या हुआ, हम बीमार हो। इस तरह से क्रॉनिक इलनेस, आजकल आप देखिए कि डायबिटीज, किडनी के प्रॉब्लम, स्किन मसल के रैशेस, हार्ट के प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ये आजकल बड़ी ज्यादा बीमारी हैं, पहले कभी इतनी नहीं थी। आजकल एक पॉलिटिकल ब्रदर्स क्या कर रहे हैं आज वो
उसका साथ कैथारसिस भी हो जाता है नारे शारे मारना। तो ये अच्छी बात है स्ट्रेस को, अभी हम उसके कैथारसिस की तरफ भी आते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रेस को इसलिए मैंने इतना कोई कह रहा है क्योंकि उसका कैथारसिस हो गया ना नारे शारे मार के। आजकल आप देखिए कि एक बना हुआ है एक अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता कि बुरा भला कहना, अब बुरा भला क्यों कहते हैं, अंदर से सेटिस्फाई हो रहे हैं ना कि जैसे हम तेरे बारे में गाना कोई मुखालिफ बोलता है ना तो हमें बहुत गुस्सा आता है, ऐसे ही होता है, हमें अच्छा ही लग रहा हो कि कोई क्रीपी हो। आजकल ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब ये स्ट्रेस को जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटायरली, जितना अभी हमने सारा किया कि शायद इतना ही हमें टाइम प्रॉपरली चाहिए होगा स्ट्रेस की मैनेजमेंट के हवाले से, ये एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बस वाइंड अप करते करते बताता चलूँ। अगर तो आपको स्ट्रेस है तो सबसे पहले आप अपनी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें। सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपनी नींद बेहतर करें। प्रॉपर नींद जो है इसका कोई नेमल बदल नहीं है। आमतौर पे हम ये करते हैं कि 2 सीज़न देख लिए, 2 एपिसोड ज़्यादा देख लिए, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लिया, नींद हमारी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। कोशिश करें कि अगर आपको टाइम मिले तो सोया करें। सोना कोई बुरी बात नहीं है। आमतौर पर ये पुरानी कहावतें हैं कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि वो फलाना बंदा इतने घंटे काम करता था और इतने घंटे सोता था। आप करके देख लें, साल बाद आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तबाह ना हो जाए तो कहिएगा मुझे, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो उतना आराम भी करें, नहीं तो क्या होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन हो जाएगा। जब टाइम मिले अपने आप को रिलैक्स किया करें, सोया करें, कोई अपने आप में रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। वो कोई भी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कोई वॉक हो सकती है, कोई आप इबादत कर सकते हैं, कोई नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, कोई आप सोशल गपशप लगा सकते हैं। वो रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए, ये हमारे स्ट्रेस को कम करती है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप 1 साल 4-4 घंटे सो के काम करते रहे और आप कहें कि मैं अब हेल्दी भी हूँ। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पोइट्री पढ़ें बहुत बड़ा फैक्टर। हाँ जी बिल्कुल, जिसका मतलब कि आपको बुक्स पढ़ना, जैसे जिसको जो चीज़ें बेहतर लगती हैं, क्योंकि आमतौर पर नौजवानों को अगर ये कहा जाए ना कि आप अगर नमाज पढ़ा करें तो उन पर वो ज़्यादा अमल नहीं करते, लेकिन ओल्ड एज में ऑब्वियसली फिर हमारा और मिजाज होता है। तो इसलिए जो आपको चीज़ें रिलैक्सिंग लगती हैं आपको करनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए, देखें हम सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन भागम दौड़ में रहते हैं, हर शख्स के पास एक दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने लिए भी होने चाहिए। सिर्फ 10 मिनट दिन में कुछ भी नहीं कहते, अगर 10 नहीं है 5 कर लें। उस 5 मिनट में बिल्कुल आप सिर्फ अपने साथ रहें, अपने साथ जिंदगी गुजारें। सारे रोल उस 5 मिनट में खत्म कर दें। आप वाइफ हैं, आप हस्बैंड हैं, आप पेरेंट हैं, आप मैनेजर हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, सारे रोल खत्म करके दिन में आप 5 मिनट अपने साथ जरूर गुजारा करें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और 5 मिनट ऐसे ही बंदा वॉक करते करते मिल जाते हैं बंदे को, ये आप किया करें। उसके बाद इससे क्या मतलब कि ये सारे दिमाग को छोड़ दे, हर स्ट्रेस को कोशिश करें कि अब मैंने ये 5 मिनट बिल्कुल फ्री रहना है। मेरा कोई या इसको और अप्रोप्रिएट ये कर लें कि अब मेरे 5 मिनट दिमाग में मैंने कुछ फ्री सोचा, हर चीज़ से मैं आज़ाद अपने आप को कर लिया। ये इस तरह से कर लें, 5 मिनट निकल ही आते हैं। अगर रोज ना किसी से निकले, दूसरे तीसरे दिन निकाल लें, ये करें आप। उसके अलावा हर एक शख्स को देखना चाहिए कि मेरी कौन सी ऐसी दिन में एक्टिविटीज हैं जो मैं इंजॉय करता हूँ, उसको भी ज़्यादा नहीं, कुछ 5-10 मिनट उस एक्टिविटी को भी ज़रूर दिया जाए। कुछ लोगों को ख्याली पुलाव ही पकाने का शौक होता है, कुछ लोगों को डिस्कशन का शौक है, जैसे पोइट्री, किसी को म्यूजिक, किसी को गार्डनिंग, कोई भी शौक हो सकते हैं बंदे को। अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें ज़रूर रखें जो कि प्लीजिंग और प्लेजर गिविंग एक्टिविटीज हो, वो आपकी होनी चाहिए, रिगार्डलेस आप किस एज में हैं, क्या आपका स्टेटस है, क्या आपका माशरे में रोल है। आपको ये चीज़ें अपने आप को बेहतर करने के लिए करनी चाहिए। जब आप करेंगे तब आप बेहतर रहेंगे। एक तो ये हमने करना है। और उसके बाद एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि अपनी सोच में, जैसे हमने पहले भी बातें की हैं, कि थोड़ा सा ना अगर अपनी सोच को, ये जो हमने लिमिटेशन है, इससे थोड़ा सा आज़ाद करें। अपने बारे में ये जो बुरी बुरी आपने चीज़ें अपने दिमागों में बिठाई हैं, अगर किसी ने बिठाई हैं, छोड़ दें इसको। ये चीज़ें आपको कुछ नहीं करें, ये ऐसी एक बेड़ियाँ हैं जो आपने अपने साथ ऐसी जकड़ी हुई हैं। आप देखें, आज अपना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, देखेंगे आप कितनी चीज़ें आपने एमी अपने अंदर जकड़ी हुई, फजूल की चीज़ें, बेकार की। देखें
आप इसको जरा निकाल के देखें आप कितना लाइट फील करेंगे और आपकी एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ेगी। एक लास्ट चीज़ है, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ये उसमें जब आप कभी स्ट्रेस में हो तब या आप अपने नॉर्मल दिन में एक दफ़ा आप इसको कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सबसे पहले करना पता क्या, क्योंकि अक्सर वो आप मैं कहूँगा आपसे होगी नहीं, तो हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सबसे पहले ना जिस पोस्चर में हम हैं आप अपने आप को रिलैक्स करके बैठिए, मतलब जैसे भी आप फर्ज करेंगे आप ऐसे रिलैक्स हैं, ओके मैं ऐसे रिलैक्स हूँ, इस मूड में मैं ऐसे रिलैक्स हूँ, आप जैसे भी बैठे अपने आप को रिलैक्स करें, अपना बॉडी जो रिलैक्स हो गया, ओके। कुछ लोगों ने कर लिए, बाकी लोग पहले से रिलैक्स बैठे या स्ट्रेस इतनी है कि फ्रीजिंग इफेक्ट हो गया। ओके, अब हमने ये देखिए फर्ज करें मैं ऐसे रिलैक्स बैठा हूँ, हमने करना ये है कि जब भी स्ट्रेस हो और या दिन में ना भी स्ट्रेस हो तो एक दफा इसको कर लें, अपने आप को ना रिलैक्स बिठा के आहिस्ता आहिस्ता हमने सांस लेना है। और जब इसका तरीकेकार ये जब लंबा सांस लेना, जब हमें सांस लेना है ना तो कोशिश करें कि मेरी जो अपने आपकी त्वचा है, आपकी जो टेंशन है वो आपके सांस तक महदूद रहे, कि आप फील करें कि मैं सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। यस, इट्स वेरी इजी, स्लोली स्लोली हम लेंगे लाइक दिस, पूरा सांस ले लिया, होल्ड फॉर 1 सेकेंड, इसको छोड़ दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, वन थिंग पूरा, और दिमाग हमारा होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूं या ले रही हूं। ओके, ट्राई, सारे इकट्ठे ट्राई करते हैं। ओके, आप इसको ना अभी एक सिर्फ आप एक ऐसा, वैसे तो ये है कि स्टैंडर्ड को 3 एक सांस हमें ऐसे ले लेने चाहिए, लेकिन आप एक लेके देखें, आप देखें कितना कैसा फील करते हैं। लेट्स ट्राई। ओके, चल भाई, ओके स्टार्ट। जिन्होंने लिया कुछ थोड़ा बहुत फील किया या नहीं, अगर नहीं किया तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं है, 3 का स्टैंडर्ड है मिनिमम, लेकिन कुछ ने तो लिया ही ना साथ। ऐसा वैसे मैं ना 1-2 एक्टिविटीज और कराना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा कि अभी तक हमारी ऑडियंस एक्टिविटी के लिए इतनी कंड्यूसिव नहीं हुई, तो आई सेड चलो कोई बात नहीं इसको तो हाँ जी, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी होती है कि अगर आप जा सके तो ये तो सोने पे सुहागा है, लेकिन आम तौर पे अगर नहीं ऐसे हो सके तो फिर ना करने की बजाय चाहे आप अपने रूम में ही कर लें, क्योंकि अक्सर मैंने आम तौर पे देखा है, लोगों को सजेस्ट करता हूँ कुछ खास तरह की फिजिकल एक्टिविटी, वो कहते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता तो किया नहीं जाता, तो मैंने कहा अगर नहीं उठा जाता या नहीं कर सकते खास तौर पर नौजवान, तो आप चाहे अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ लिया करें, कमरे में टहल लिया करें, लेकिन किया जरूर करें। तो ये इसका कुछ हमें करना चाहिए। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक बेसिक टेक्निक्स है जो मैंने आपको बता दी। जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है, उसके बारे में शायद किसी दिन हम डिस्कस कर सके। फॉर नाउ ऑन माई पार्ट आई एम जस्ट कंक्लूडेड इट। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, उसके बाद सो वी कैन एंड दिस थिंग। ये सेशन जो है ना मेरे ख्याल में हरिडली हुआ, ये ज़रा इसको और हमें हमारे पास टाइम ज़्यादा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसे, हाँ जी। ये चूंकि सारा स्ट्रेस से रिलेटेड था, एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो भी सारी हम करते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो है कि वो जो है ना वो जाहिर बात है कि जो अभी फोर्थ कमिंग वो पोस्ट लंच एक्टिविटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए obviously मैं आई अंडरस्टैंड, इसमें कोई बात नहीं, टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम हम इसको कुछ ज्यादा आप अगर करें ना तो इसको आप 2 से या 3 से 5-6 बजे तक, ताकि उसके बाद हम ये हो गया भी पर फ्री बिल्कुल है, ये बात सही है। थोड़ा सा ना इसका ड्यूरेशन मैंने लिखा भी है कि ऐसी ट्रेनिंग की जो ये कॉन्सेप्ट आया, इसको हम एलैबोरेट कर सकते हैं और डिस्कस बहुत कुछ कर सकते हैं। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर सारा आज की हमारी ये डिस्कशन रही। बेसिकली लग ऐसा है कि मे बी लोग स्ट्रेस में आ गए,
स्ट्रेस में आ गए हो। दो चार पोइट्री के शेर सुना के ना वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा हो इस सिस्टम में भी हम वो है भी प्योरली स्ट्रेस के बारे में। नहीं, आपको पोएट्री सुनाने के लिए हमें हमारी स्ट्रेस को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही पोएट्री सुनाएं, हम आपको वेलकम करेंगे। ये लेकिन वो प्योर इस टॉपिक से कोरिलेट कर रही है, इसलिए मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। ये है बशीर बदर साहब एक हैं शायर, उनकी एक छोटी सी नज़म है उदास मत हुआ करो। ये अश्क तेरी आंख के उदास शाम की तरह बढ़ा रहे हैं दुख मेरे अधूरे जाम की तरह। ये ख्वाब तो अजाब हैं जो आंख में सजाए हैं, जो रंजो गम के साए हैं ये हमने खुद बनाए हैं। ये दर्द धुल ही जाएगा, ये वक्त बीत जाएगा। इट्स अ मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये दर्द धुल ही जाएगा, ये वक्त बीत जाएगा, जो हम नहीं तो ना सही कोई तो जीत जाएगा। जो तेज करते धड़कने वो नाम मत लिया करो, जो हो सके सनम तो हंसी खुशी जिया करो। उदास मत हुआ करो, उदास मत किया करो। That's really nice. तो आई थिंक कोई क्वेश्चन है तो कर लें। इसमें आई अज्यूम कि आपके लंच टाइम में मैं हर्डल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज लंच टाइम गुजर गया, तो आपको बाद में लंच टाइम मिलेगा इसके बाद या नहीं, कोई मसला नहीं, वो हम लोग देंगे। अगर ना मिलेगी वो भी स्ट्रेस है। नहीं, ग्रुप फोटो ले लेते कल तो वगैरह वो हाँ। ग्रुप अच्छा दे किसी इंसान को अगर आप इस तरह से अगर किसी ने माजी में आपके साथ बुरा किया ना, और वो आपके दिमागों में अभी तक वो बात अटकी हुई है, तो उसको रिजॉल्व अगर नहीं हो रही, तो उसको रिजॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें। उसके बदले में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। हेल्थ एक दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। आप इम्प्रूव करें अपनी हेल्थ को। आप अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आप अपने काम में एक्सेल कर सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटीज बच्चे हैं, आप अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, वैसे हालांकि मैं इस चीज़ को कभी भी रिकमेंड तो नहीं करता कि आपको अदले का बदला चुकाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोगों के ज़हनों में ये भी बात है तो मैं प्रैक्टिकल बात कर दूँ, इस चीज़ से आप अच्छा स्कोर सेटल कर लेंगे। इस चीज से अपने आप को इंप्रूव करके 100% बात है। हमारे माशरे में एक ना दुश्मनी का भी कॉन्सेप्ट है, वो मेरा दुश्मन है, इसको मैंने ठीक करना है। अक्सर हमने देखा है, आप अपने आप को इंप्रूव करें, अपने ऊपर अपनी हैप्पीनेस को इंप्रूव करें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करें, अपने काम को इंप्रूव करें, आपका स्कोर खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। आप इसको एक दफा करके देखिए। इस तरह से हमने अपने, अगर कोई बंदा जो पुरानी चीजों में फंसा हुआ है नहीं ना निकल सक रहा, आज से इस तरह से निकलने की कोशिश करें, और यकीन करें कि आप इस तरह से सबसे अच्छा स्कोर भी सेटल कर लेंगे, और ये आपके लिए फायदा भी होगा। जाहिर बात है, मेरी हेल्थ बेहतर होगी, हैप्पीनेस आपकी बेहतर होगी, आपका काम बेहतर होगा, तो उसके फ्रूट्स आपको ना सिर्फ मिलेंगे बल्कि आपकी फैमिली को भी मिलेंगे। यू नो, मोर वर्क मीन ज्यादा सैलरी, प्रमोशन, improve socio-economic status, enhanced skills, happiness। तो इसका कितना आप लोगों को फायदा होगा। तो इस तरह से चीजों को जरा आप अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करने की हमें थोड़ी सी जरूरत है। थोड़ा सा हमें अपने थॉट प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जब भी आप एनकाउंटर करें किसी नेगेटिव सिचुएशन के साथ, आप उसको पॉजिटिव इस तरह से ले। हमारे कुछ हर्डल हैं। जब मुझे सेल्फ डाउट है मुझे, तो मुझे हर चीज नेगेटिव ही लग रही है। अब किसी ने कह दिया यार अच्छे नहीं लग रहे, मैं तो पहले ही सेल्फ डाउट में मुब्तला हूं, पता नहीं मैं अच्छा हूं भी कि नहीं। तो वो चीज मुझे ऐसे जाके वो डायनामाइट की तरह लगेगी। तो इसलिए करना क्या है, इमोशनल वेलबींग के लिए सबसे पहले बेहतर ये है कि आप लोगों, हर एक शख्स को
अपनी आप को इज्जत करनी चाहिए, अपनी नज़रों में आपकी इज्जत होनी चाहिए। आप अपनी इज्जत करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। मैंने आज तक दुनिया में एक ऐसा बंदा नहीं देखा जो खुद अपनी इज्जत ना करता हो, अपनी नज़रों में गिरा हुआ हो और लोगों की नज़र में बड़ा हो, कोई सेलिब्रिटी या बड़ा अच्छा कोई स्टेटस एंजॉय कर रहा हो। ऐसे नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी इज्जत करना शुरू करें। दूसरा हमने ये करना है, ये प्रैक्टिकल स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी अपने बारे में नेगेटिव राय अपने बारे में रखते हैं ना, मेरे अंदर ये खामी ना, उसको ना आज से निकाल के फेंक। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करें, अपने आप को अच्छा तसव्वुर करें, फिर आपके देखें मसले कैसे हल होते हैं। अगर हम अपनी सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं, हर बंदे में क्वालिटीज़ तो होती है ना, और हर एक में खामी भी एक आधी होती है, हमें वो पूरी खामी खूबियाँ नज़र नहीं आती, हम वो एक खामी जो है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को डाउन करके बैठ जाते हैं। वो इस वजह से मैं तो बुरा बंदा हूँ, तो मेरे तो फलाने डिग्री में मार्क्स कम थे, मैं तो एक दफ़ा फेल हो गया था या हो गई थी, अब मैं तो जी टेंशन ज़्यादा ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, मैं तो जी ऐसे करता हूँ जी, मेरी तो जी फलां बैकग्राउंड है जी, ये वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें हमने एक आर्टिफिशियल सी बनाई होती हैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को डाउन करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए। और कौन ऐसा दुनिया में एक बंदा है, कम से कम मैंने जैसे बताया, मैं आज तक हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग और ये क्लिनिक पे भी देख चुका हूँ, अराउंड 100 जो कंट्री से, मैंने तो आज तक एक ऐसा बंदा अपने पूरे लाइफ में करियर में नहीं देखा कि जिससे कोई खामी ना हो, जो कभी बंदा फेल ना हुआ हो, जो हमेशा कामयाबियाँ हों, जो जिसके साथ कभी कुछ बुरा ना हुआ हो। तो ये जो आपके साथ है या जो हमारे मसले हैं ना, यकीन जानिए कि दुनिया के सारे लोगों के कमो बेश ऐसे ही मसले हैं। हमें ये लगता ही है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही है। कोशिश करें कि अपने आप को इन सारी चीज़ों से ना आज़ाद कर दें। आप लाइट फील करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, आपका फोकस बेहतर होगा, और ये फिर आपकी जो इमोशनल रेगुलेशन है ना, आप बेहतर फील करेंगे। तो आज से हमने ये करना है, कोशिश ये करनी है कि ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ एक इमोशनल डायरी, कि मैं ज़्यादातर ये इमोशंस फील करता या करती हूँ, उसको ओवरनाइट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में हम पहाड़ नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि साथ साथ एक आधा पॉजिटिव इमोशंस भी ऐड कर लें अपने